हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड के क्लास 12 का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन बताऊंगा और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक मॉडल सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा मॉडल सेट होगा इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और यहाँ पर टोटल इस मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट है क्लास 12 का है और इसमें टोटल आपको ये सेट 5 है। टोटल 40 क्वेश्चन मिलेगा, तो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये कहता है कि द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू दिस। इस तरीके से एक रिलेशन दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है ये पता करना है। तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट अपने के साथ रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 नहीं है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है, इसी का रेसिप्रोकल 2 1 भी है, या 2 1 का रेसिप्रोकल 1 2, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, 2 से लास्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 2 को हटा दीजिए, बचा 1 1 1 1, तो इसका मेंबर नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ए। कैसे डिफाइंड है ये सेट? कौन सा है ये जो सेट है ए, वो इंटीजर का सेट है। और कैसा इंटीजर है यहाँ पर? 0 से लेकर के 12 तक। 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ से लेकर के 12 तक टोटल है एलिमेंट है इसमें। और एक रिलेशन इस सेट में डिफाइन किया गया, ऐसा डिफाइन किया गया कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी इसका मेंबर होगा अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तब ये इसका मेंबर होगा आर का। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर 3 रखें और 3 और 7 रखें तो ये आर का मेंबर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि इसका जो मॉडुलस होगा डिफरेंस का मॉडुलस ए माइनस बी। ए बी अगर आर का मेंबर है तो ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 माइनस 7 का मॉडुलस क्या आएगा? 4। 4 तो 4 का मल्टीपल है। या फिर 3 और उसके बाद आपका 11, ये भी इसका मेंबर हो जाएगा। ये भी इसका मेंबर हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 11 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और 8 तो 4 का मल्टीपल है। तो अब पूछा जा रहा है कैसा रिलेशन होगा, ये रिलेशन कैसा होगा? तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। ये जो रिलेशन है वो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है या नहीं, ए आर का मेंबर है या नहीं। कब होगा ये आर का मेंबर? अगर ए माइनस ए 4 का मल्टीपल हो जाए, ए माइनस ए का मॉडुलस, तो ए माइनस ए तो 0 आ जाएगा। 0 तो 4 का मल्टीपल है ही, 0 किसी का भी मल्टीपल है, तो 0 4 का मल्टीपल है, तो विच इज ये मल्टीपल ऑफ 4, इसीलिए ये इसका मेंबर हो जाएगा। अब मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक अगर ए बी आर का मेंबर है, मान लीजिए ए बी आर का मेंबर है, तो ए बी आर का मेंबर है, इसका मतलब मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल होगा मतलब 4 इंटू के। 4 का मल्टीपल होगा मतलब 4 इंटू के, जहाँ के एक इंटीजर है। मॉड ए माइनस बी को आप बी माइनस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉडुलस में दोनों सेम होता है। मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस ए सेम होता है, तो मॉड बी माइनस ए इसी को लिखे, ये दोनों इक्वल होता है, इक्वल टू 4 के। और बी माइनस ए का मॉडुलस 4 के के बराबर है, मतलब 4 का मल्टीपल है, तो बी ए भी किसका मेंबर हो जाएगा? आर का, मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ट्रांजिटिव की बात करें, मान लीजिए ए बी आर का मेंबर है और बी सी भी आर का मेंबर है, बी सी भी आर का मेंबर है, तो ए बी आर का मेंबर है, इसका मतलब मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, तो मान लेते हैं 4 इंटू के। बी सी आर का मेंबर है तो मॉड बी माइनस सी जो है इसका मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 इंटू के1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मॉड हटा दीजिए, मॉड हटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्लस माइनस के होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग मॉड हटा दें तो यहाँ पर प्लस माइनस 4k1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, a माइनस बी और b माइनस सी, दोनों को ऐड कर रहे हैं, इधर भी ऐड कीजिए। तो इधर ऐड करेंगे तो देखिए प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, k प्लस k1। अब ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी मॉड लगा देते हैं, मॉड a माइनस सी, यहाँ पर मॉड लगा दिए और मॉड लगाएंगे तो प्लस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इंटू के प्लस के1।
ऐसा आ जाएगा। क्या a माइनस सी का मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल आ गया? 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब AC भी तो R का मेंबर हो जाएगा, AC भी R का मेंबर हो गया। मतलब अगर AB R का मेंबर है, BC R का मेंबर है, तो AC भी R का मेंबर, मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों चीज हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कैसा रिलेशन हो जाएगा? एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, बी ए रिलेशन ऑन द सेट। इस सेट में डिफाइंड है, जिस सेट में 1 से 4 तक एलिमेंट है। तो द रिलेशन आर इज, सबसे पहले ये फंक्शन है या नहीं चेक कीजिए। ए से ए में ही डिफाइंड है, ए से ए में फंक्शन होगा तो चेक कीजिए फंक्शन है या नहीं है। एक्चुअली ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। ऐसे वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3, 4 का इमेज 2, 4 का इमेज 2 है, और 2 का इमेज 4, 2 का इमेज 4 है। फिर 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 3 भी है। तो दो अलग, एक ही एलिमेंट का दो इमेज हो गया। देखिए 2 का इमेज 4 भी है, 2 का इमेज 3 भी है, मतलब फंक्शन नहीं होगा। 2 का इमेज जो है वो 4 भी दिख रहा है और 2 का इमेज 3 भी दिख रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, पहला चीज तो नहीं होगा। अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 रिलेटेड नहीं है, तो 1 1 से रिलेटेड नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। नॉट सिमेट्रिक, देखिए 1 3 इसका मेंबर है, 3 1 भी इसका मेंबर है, 4 2 इसका मेंबर है, 2 4 भी इसका मेंबर है, 2 3 इसका मेंबर है, 3 2 इसका मेंबर नहीं है, 3 2 कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब नॉट सिमेट्रिक। ये सही है, नॉट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है सिमेट्रिक? देखिए ये 2 3 इसका मेंबर है, लेकिन 3 2 तो इसका मेंबर नहीं है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ R being the set of all real number then the function f from R to R defined by, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन देखिए एक्चुअली जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, R से R में डिफाइंड है ये। तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा, कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या इसको कर्व को टच इंटरसेक्ट करेगा? जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, R से R में डिफाइंड है, देख रहे हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर कम से कम एक पॉइंट पर कर्व को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तब वो होता है ऑन टू। तो यहाँ पर तो ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो एक पॉइंट पर, कम से कम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, नहीं कर रहा है। यहाँ पर करते हैं तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये करेंगे, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑन टू नहीं होगा। और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तब 1 1 होता है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पर, तो ये ऑन 1 1 नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? मेनी 1 हो जाएगा। तो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, क्या हो जाएगा? नादर 1 1 नोर ऑन टू, मतलब ऑप्शन जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ग्राफ से हम लोग बना लिए, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप प्रत्येक मॉडल सेट मेरा देख रहे हैं, अगर अभी तक आप मॉडल सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, ये 5th मॉडल सेट है। इसके पहले मैं 4 मॉडल सेट का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रत्येक मैं मॉडल सेट में इसकी बात किया हूँ, आप अगर शुरू से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं मॉडल सेट 5 मेरा, तो पहले मॉडल सेट 1 से देखिए, सेट 1 से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक मॉडल सेट में मैं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा किया हूँ। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। ये 2 फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू कॉस x और g ऑफ x इक्वल टू मॉड x। तो गॉफ निकालना है, तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा गॉफ। गॉफ ऑफ x कैसे निकलता है, क्या डेफिनेशन है? g ऑफ f ऑफ x होता है, और f ऑफ x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर f ऑफ x का वैल्यू है मॉड x। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी f ऑफ x का वैल्यू कॉस x है। एक मिनट, ये f ऑफ x का वैल्यू है यहाँ पर cos x, और g ऑफ cos x, तो gx का वैल्यू मॉड x है, तो g ऑफ cos x का वैल्यू मॉड cos x हो जाएगा। तो मॉड cos x आने की ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में कहता है एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसको आप y मान लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स।
अगर इन्वर्स लिखना रहता है तो एफ को आप इधर ले जाते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है एफ इन्वर्स y। तो y इक्वल टू एफ ऑफ x का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1। x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो 1 इधर ले आइए, y प्लस 1 इक्वल टू 2x, 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और x के बदले क्या लिख सकते हैं एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ वेरिएबल कुछ भी रखा जा सकता है, वेरिएबल आप x भी रख सकते हैं। तो एफ ऑफ इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 0 से माइनस पाई बाई 2 में। तो कौन सा एंगल का आएगा माइनस पाई बाई 3 का आएगा, माइनस पाई बाई 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। माइनस पाई बाई 3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। आगे नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में कहता है वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है 2 कॉस इनवर्स x होता है। ऐसा देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x का वैल्यू कॉस थीटा पुट करेंगे। अगर आप कॉस को इधर ले आते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस इनवर्स x आएगा। ये पुट करके देखिए तो कितना आएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, और कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा, बचा है 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, मतलब ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, जैसे एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो उसी तरीके से साइन इनवर्स 1/3, मैं बताऊंगा क्वेश्चन, पहले इसको समझ लीजिए। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा पाई बाई 2। कॉस इनवर्स 1/3 को अगर उधर ले जाएं तो या साइन इनवर्स 1/3 को उधर ले जाते हैं। देखिए मैं 1 मिनट जस्ट यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ साइन इनवर्स 1/3 को उधर, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो मैं ये पहले बता दिया हूँ। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इससे 9/4 कॉमन ले लीजिए। 9/4 कॉमन लेंगे तो ये पाई बच जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 9/4 कॉमन लेंगे तो साइन इनवर्स 1/3, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 किसके बराबर है, ये 9/4 रहने दीजिए, और इसका वैल्यू देखिए पहले निकाल के रखे हुए हैं हम लोग, कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा सही, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। इफ 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 इधर ले आइए, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगा। ये 2 इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स को इधर ले आइए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। हाँ ये देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये 3 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2x 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, और x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, 1 2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर।
ये और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ए बी का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल है, आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मैट्रिक्स 1 0 ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू 1 0 0 -1 और फिर यहाँ पर है 0 1 1 0। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 2 कॉलम है, इसके रो को 2 बार ऐड करके लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका एक ये भी होता है, 0 + -1 0 + -1। क्या हम लोग काम कर रहे हैं? आप जैसे मल्टीप्लिकेशन आता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इसमें 2 कॉलम है तो इसके रो को 2 बार ऐड करके लिखते हैं, 1 + 0 1 + 0 2 बार करिए। ये फिर दूसरा रो जो है 0 + -1 0 + -1 इसको भी, और 0 1 जो फर्स्ट कॉलम होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 1 यहाँ भी। इसका जो होगा सेकेंड कॉलम 1 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 यहाँ पर कितना आएगा? ये आ गया 0, वहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ पर आ रहा है 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 0 1 -1 0 0 1 -1 0 ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका ऑर्डर पता करना है। तो पहले रो लिखते हैं फिर बाद में कॉलम। 3 रो है 4 कॉलम है, मतलब 3/4 यानी कि ये ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए 10 का 10 मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ये एक आंसर हो गया। 15 नंबर। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, पिछले मॉडल सेट में बता चुका हूँ 4 में, मॉडल सेट 4 में, कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी या स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो जीरो मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है? ये एक जीरो मैट्रिक्स है। मॉडल सेट 4 आप जब देखेंगे तो वहाँ पर सेम क्वेश्चन है ये। आगे 16 नंबर। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, आसानी से एक्सपेंड कर लीजिए, इस कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, 1 रहने देते हैं, इसके साथ में ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 5 10 और माइनस ये 0 और बाकी तो 0 हो जाएगा। तो सीधे आ रहा है, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो 10 आने की ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ये दोनों इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा? देखिए ये 2 5 10 और -4 3 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2x। तो 10 - 12 -2 और 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करते हैं x का वैल्यू -2, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? देखिए कैसे निकालेंगे। आप लोग कुछ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज तो पढ़े ही होंगे। फर्स्ट कॉलम ज्यों का त्यों, सेकेंड को भी ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ए बी ए, और थर्ड को हम लोग थर्ड में फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर देते हैं। ये जो सेकेंड है उसको थर्ड में ऐड कर देते हैं, a + b + c। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी जब ऐड करेंगे तो वही आएगा a + b + c, और यहाँ पर ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ c होगा, तो c ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a + b + c। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है। a + b + c कॉमन ले लीजिए, a + b + c अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो क्या होगा? 1 1 1 a b a, और यहाँ पर भी 1 1 1 हो जाएगा। और आपको पता होगा डिटर्मिनेंट में अगर 2 कॉलम सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। तो ये जो 0 है ऑप्शन ए वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, सी होगा यहाँ पर। आगे 19 नंबर। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन। एक्चुअली डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सवाल है। तो डिटर्मिनेंट में आप याद रखिए, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। अगर 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन है निकालना है तो डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, ax y1 x1 y1 1 और x2 y2 1। ये x2 y2 1, ये डिटर्मिनेंट को आप 0 पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन निकल जाएगा, ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला। यहाँ पर क्या है? 2 पॉइंट है, एक 1, 2 और दूसरा पॉइंट है 3, 6। तो इससे दोनों से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसा निकालेंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे यहाँ x y 1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 2 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 6 1 और इसको 0 पुट कर देंगे।
देखिए x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो x रहने देते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं, 2 - 6, फिर -y लिखते हैं और इसके साथ में ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, 1 - 3, और फिर 1 लिखते हैं, इसके साथ में ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, 6 - 3, 6 - 3 2 जा 6 आएगा, इक्वल टू 0। कितना आया, 2 में 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4x, 1 - 3 -2 +2y, और वो तो 0 आ गया, इक्वल टू 0। आप 2 से या -2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2x, और -2 से डिवाइड करेंगे 2x - y इक्वल टू 0। कौन सा आंसर सही होगा, 2x = y हो जाएगा यहाँ से, तो 2x = y, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इनवर्स इज, ये तो एक फार्मूला है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो A इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, ये तो फार्मूला हो गया। 21 नंबर, द वैल्यू ऑफ K सो दैट द फंक्शन इफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 2, x = 2 पर कंटिन्यूअस है, तो x = 2 पर जो फंक्शन का पहले, x = 2 के पहले जो फंक्शन का वैल्यू होगा 2 के बाद जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। ऐसा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से निकालते हैं, लेकिन सिंपली देखिए ना, 2 के पहले तो ये ना फंक्शन का वैल्यू है, 2 के बाद ये है, तो 2 पुट कर दीजिए पहले वाला में, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो, और बाद वाला में 2 पुट करेंगे तो बाद वाला में 2 पुट करने पर 3 ही रहेगा, तो यही हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। ऐसा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बाकी मॉडल सेट में मैं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर सिंपली शॉर्ट तरीके से मैं बता दिया हूँ, तो k का वैल्यू 3/4 आने के ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 2 पर कंटिन्यूअस है तो 2 के पहले जो फंक्शन का वैल्यू होगा 2 के बाद जो होगा वो दोनों सेम होगा, लेकिन 2 पर ही, 2 के पहले मतलब 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद मतलब टेंस टू 2, तो वही किए हम लोग, दोनों में 2 पुट कर दिए और दोनों को इक्वल कर दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एट विच पॉइंट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एक्चुअली देखिए 0 से 2 के बीच की बात किया जा रहा है, 0 से 2 में ये कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं है, 0 के बाद और 2 के पहले, तो इंटीजर कौन सा आएगा, उसमें 1 आएगा। तो इंटीजर पर फंक्शन जो है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x की बात करें तो इसका वैल्यू 1 के पहले, 0 और 1 के बीच में क्या होगा, अगर 0 और 1 के बीच की बात करें तो उस समय इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कब, जब हम लोग x का वैल्यू 0 और 1 के बीच रखेंगे, और इसका वैल्यू 1 आएगा, कब आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा जब 1 और 2 के बीच में रखेंगे, इफ 1 <= x <2, तो ये दो वैल्यू आया, तो fx = क्या हो जाएगा, fx = x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो x माइनस यहाँ पर दो वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा या फिर इसका वैल्यू x - 1 आएगा। 0 कब आएगा, जब 0 <= x <1, और ये वैल्यू कब आएगा, जब 1 यहाँ इक्वल टू नहीं है, 1 मिनट जस्ट, ये <x <1 है, और ये वैल्यू कब आएगा, जब 1 <= x <2, क्योंकि 0 और 2 के इक्वल नहीं है। तो क्या किया हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दो वैल्यू था ना, 0 और 1, एक बार हम लोग 0 पुट कर दिए, एक बार 1 पुट कर दिए, तो ये फंक्शन हो गया। यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन ये हो जाएगा, फंक्शन का डेफिनेशन x आ रहा है, कब आ रहा है, जब 0 <x <1, और ये आ रहा है x - 1, x - 1 कब आ रहा है, जब 1 <= x <2। तो पूछा जा रहा है कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, और 0 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन 0 के राइट साइड में जो है वो फंक्शन डिफाइंड है, तो 0 के राइट साइड में फंक्शन का लिमिट निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 पर तो फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं, 2 पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 1 पर आप चेक कर लीजिए 1 पर क्या है, तो 1 के पहले फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 के जस्ट बाद और नियरेस्ट टू 1,
तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो दोनों तो अलग आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग आ जाएगा, आप लिमिट निकाल करके देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ 1 पर जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ये आप खुद कर सकते हैं, लिमिट निकाल करके देख सकते हैं। या फंक्शन का वैल्यू 1 पर जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में अलग हो जाएगा। x के जगह 1 पुट करते हैं तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो अलग आ जाएगा, तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अभी कम सॉल्यूशन बता रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक मॉडल सेट जो मैं 4 मॉडल सेट बताया हूँ उसमें से पूरा डिटेल बताया हूँ, तो आप वो सभी देखेंगे तो ये बड़ा आसान लगेगा, ये आप खुद बना सकते हैं। अब देखिए 23 क्वेश्चन क्या कहता है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन पहले भी था मॉडल सेट में, मॉड एक्स माइनस 1 था। तो ये कंटिन्यूस तो होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, 3 पर भी कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, सब जगह कंटिन्यूस होगा, मॉडुलस फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस होगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक्चुअली इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा 3 पर, यहाँ पर 3 होगा, तो 3 पर कॉर्नर बन जाता है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ऑल ऑफ दिस मतलब सब सही है, कंटिन्यूस 3 पर भी है, सभी जगह कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल 3 पर नहीं है, तो ये जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट होगा। तीनों जो है ये तीनों ट्रू है, तो ऑल ऑफ दिस यही करेक्ट हो जाएगा। आगे 24 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो साइन का तो कॉस ए एक्स प्लस बी होता है और एक्स का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 25 नंबर, x प्लस वाई इक्वल टू पाई, ये किसी मॉडल सेट में और भी था। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तक मैं बता दिया हूँ, अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कौन सा मॉडल सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट 1, मॉडल सेट 1 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपका उससे काफ़ी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप ज़रूर देखिएगा कि सेट 1 का आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मेरा फिर से एक बार देख भी चुके हैं तो फिर से रिपीट कर लीजिए। सेट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसमें, तो आप वहाँ पर सेट 1 पर क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद भी जो सेट है वो भी सेट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सेट 1 आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया हूँ। 26 नंबर, इसका वैल्यू तो x के जगह आप पुट कर दीजिए यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का तो वैल्यू कॉस इनवर्स x आएगा, तो पुट करेंगे तो सेक y का वैल्यू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, और 1 बाय कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, और सेक इनवर्स और सेक दोनों हट जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिखे है ना थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इसका वैल्यू आ रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो y का वैल्यू निकला है, ये y का वैल्यू निकला है 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले हम लोग सिंप्लीफाई किया, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कौन सा आंसर सही होगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 27 नंबर, इसका डेरिवेटिव, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log a टू द बेस c, यहाँ 3 टू द पावर x है तो 3 टू द पावर x log 3 टू द बेस c, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 28 नंबर, ये इसके जस्ट पहले वाला मॉडल सेट में भी था, तो आप वहाँ से देखिएगा -y होगा इसका, सेट 4 जो मॉडल सेट 4 में बताया हूँ वहाँ पर बताया हूँ इसका, तो -y होगा इसका आंसर, आप देख सकते हैं 2 बार डिफरेंशिएट करके। डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, cos x का डेरिवेटिव sin x के रिस्पेक्ट में, ये भी किसी मॉडल सेट में था। cos x का कुछ रिपीटेड है, रिपीट भी हुआ है मॉडल सेट में, तो cos x का डेरिवेटिव sin x के रिस्पेक्ट में, तो आप cos x को पहले x के रिस्पेक्ट में ऊपर भी डिफरेंशिएट कर लीजिए और नीचे भी डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, sin x को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और sin x बाय cos x इक्वल टू 10x, तो -10x, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका
करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। ये देखिए, अगर आप पैरामेट्रिक से बनाते हैं तो काफ़ी लंबा होगा। ये जरा समझिए टेक्निक इसका। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू वाई। तो x का वैल्यू क्या है, रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t, और y का वैल्यू क्या है, रूट अंडर a टू द पावर कॉस इनवर्स t। दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में रूट अंडर है, दोनों का रूट अंडर एक ही साथ लिख जाते हैं, a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t, और दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, और साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t का वैल्यू क्या होता है, एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इक्वल टू होता है π/2। तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया, x इंटू वाई इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर a टू द पावर π/2। ये तो कांस्टेंट आ गया। आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहले v x का डेरिवेटिव 1 प्लस x और y का डेरिवेटिव dy/dx, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। y को उधर ले जाते हैं, x dy/dx इक्वल टू माइनस वाई, और इसको अगर हम लोग dy/dx यहाँ से निकाल लें तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y/x। तो dy/dx इक्वल टू माइनस y/x आने की ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपल तरीके से बन गया। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों x y के बीच रिलेशन ले आते हैं तो, और अगर वही पैरामेट्रिक से बनाते हैं तो पैरामेट्रिक से काफ़ी लंबा हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2πr हो गया। और कब निकालना है, जब r का वैल्यू 4 है, तो r की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 टू जा 8π मतलब ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का और भी मॉडल सेट में क्वेश्चन था। नेक्स्ट 32। ये बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस when the radius is 10 सेंटीमीटर is। देखिए एक बलून जो है वो हमेशा स्फेरिकल है, मॉडल सेट 4 में भी मैं बताया हूँ। एक बलून हमेशा स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, उसका रेडियस वेरिएबल है। द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जैसे समझिएगा यहाँ पर लगता है कुछ मिसिंग है। अगर बलून की बात करें जिसका रेडियस r है, तो इसका होता है 4/3πr³, ये वॉल्यूम होता है। इसी का रेडियस निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, नहीं रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 4/3π मिसिंग नहीं है, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। r³ का 3r² हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 4πr²। किस समय निकालना है, जिस समय r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 का होल स्क्वायर 100 इंटू 4 400π हो जाएगा। तो 400π हो जाएगा, यानी कि 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। एक्चुअली बलून का रेट ऑफ चेंज निकालना वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, dv/dr निकालनी है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 33। द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x। साइन x किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, आप लोग ग्राफ तो जानते होंगे साइन x का। साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, पढ़े होंगे साइन x का ग्राफ। ये होता है 0, यहाँ पर होता है π/2, ये होता है पाई, और यहाँ पर होता है 3π/2, और ये होता है 2π। तो इंक्रीज कहाँ पर किया, 0 से π/2 तक इंक्रीज किया। इस इंटरवल में जो है वो इंक्रीजिंग है, आप देख रहे हैं। ये जो इंटरवल है 0 से π/2 उसमें इंक्रीज किया, π/2 से 3π/2 में डिक्रीज किया, नीचे आ गया ग्राफ तो डिक्रीज किया, फिर 3π/2 से 2π में इंक्रीज किया। तो इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ये जो ऑप्शन है ये सही है। डिक्रीजिंग इन π/2 to π/2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आगे भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ऑप्शन ज़्यादा सही है। नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग 0 to π/2, 0 से π/2 में तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा सही वही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34।
ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग कहाँ होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिनट जस्ट, हाँ ये एफ ऑफ एक्स कितना है, फंक्शन यहाँ पर है एक्स टू द पावर 100, एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, पावर 100 मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, उसका तो 1 का 0 हो जाएगा। तो पहले 0 से 1, 0 से 1 रेडियन है, ध्यान दीजिएगा 1 रेडियन। तो 0 से 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब आपका 90 डिग्री से कम ही होता है। 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, 57 डिग्री समथिंग होता है। तो 0 से 1 रेडियन मतलब 0 से π/2 के बीच में ही आएगा, π/2 से कम ही आएगा। तो 0 से π/2 के बीच में रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा x का वैल्यू, और कॉस का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो वो इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज तो नहीं करेगा। π/2 से पाई, तो π/2 से पाई पुट करेंगे x का वैल्यू, और cos π/2 का वैल्यू, cos π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, -1 होगा। सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इसका, -1 होगा, और ये तो 1 से बड़ा होगा। क्यों, एक्चुअली पाई का वैल्यू होता है 3.14, और जब π/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 1.57 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आप 1.57 पुट कीजिएगा, 1.57 का पावर 99, तो 1 से तो बहुत ज़्यादा आएगा, और इसका मिनिमम वैल्यू -1 आएगा। तो ये 1 से बहुत बड़ा नंबर रहेगा, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा। 0 से π/2 इसमें भी पॉजिटिव आएगा, तो किसी में भी डिक्रीज नहीं करेगा, नन ऑफ दीज होगा। मतलब डिक्रीज यहाँ पर जो भी इंटरवल दिया हुआ उस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल में भी, इस इंटरवल में भी, इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, तो डिक्रीज नहीं करेगा जो इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर देखिए, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये पता करना है, तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। एफ डैश एक्स से कितना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x² -6 हो जाएगा। 6 कॉमन ले लेते हैं तो x² -1, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो x + 1 × x - 1। अब ये किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ये देखिए। ये 0 कहाँ होगा, -1 और 1 पर, तो -1 और 1 पर 0 होगा, और इधर राइट मोस्ट रीजन में पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। क्या पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है, तो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में आएगा, मतलब इधर देखिए यहाँ पर -1 से स्मॉलर में नेगेटिव आएगा, और 1 से बड़ा में पॉजिटिव आ रहा है, और इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो जिधर पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स जिधर पॉजिटिव होगा उधर इंक्रीजिंग होगा। तो -1 से छोटा में पॉजिटिव है, 1 से बड़ा में पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये दोनों में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, x <-1 होगा और x greater than 1 होगा। ये दोनों में इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा, इधर भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग होगा। देखिए, अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं तो पहले इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या साइन स्कीम वगैरह का रूल जो है आपको अच्छी तरीके से समझ लेना पड़ेगा। हालांकि मैं जब मॉडल सेट में जब सॉल्यूशन 1 से किया हूँ तो बहुत जगह इसको समझाया भी हूँ, तो उसके बाद ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट x = 1, बड़ा आसान है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डेरिवेटिव जो होता है वही टेंजेंट का स्लोप बताता है। कितना आएगा, 3x² + 3। किस पॉइंट पर निकालना है, x = -1 पर, तो x = -1 पर कितना आएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 × 3, 3 + 3 कितना आया, 6, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यही हो गया। टेंजेंट का स्लोप निकालना है dy/dx, और नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो dy/dx का रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर दीजिए, बस हो गया वो। अब आगे 37 नंबर, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट 0, 1, ये खुद निकालिएगा। ये देखिए मैं बता ही दे रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx कितना आएगा, e⁻²x का 2e⁻²x, किस पॉइंट का निकालना है, 0, 1 का,
तो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट का निकाल रहे हैं, 0 1 का। x के जगह 0, y के जगह 1, तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 यानी 2 आ गया। और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, -1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट का dy बाई डी एक्स, 0 1। ये नॉर्मल का स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तो -1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स निकला हुआ है 2, तो -1/2 यानी कि ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 37 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस कर्व का। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो dy बाई डी एक्स है क्या, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए साइन एक्स का कॉस एक्स, और जब 0 0 पर निकालेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स 0 0 पर निकालेंगे तो 0, 0, x के जगह 0 पुट करेंगे cos 0 का वैल्यू 1। पॉइंट किस पॉइंट पर निकालना है, 0 0 पर, तो x1 y1 की जगह 0 0 हो जाएगा, y1 के भी जगह 0, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1, x1 के जगह भी 0, तो कितना आया y इक्वल टू x आया। y को उधर ले जाइए तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 39 नंबर देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 6x प्लस 6, डबल डिफ्रेंशिएशन, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 6। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू है 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से 6x इक्वल टू -6 उधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू -1 हो गया। और x का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में -1 पुट करेंगे तो ये 6 ही रहेगा, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, x के जगह 6 ही आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा यानी कि यहाँ पर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम तो एग्जिस्ट किया नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब मिनिमम मिल गया। तो मिनिमम मिल गया मतलब मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कब एग्जिस्ट करता है, जब ये लेस देन 0 रहता है। लेस देन 0 आया नहीं, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 लास्ट क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव से ही बनाए। इसको y मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को। इसको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x होता है। और क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग तो जानते हैं कि साइन का वैल्यू चाहे एंगल कुछ भी हो, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होता है। अब जरा समझिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन 2x, और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू 1/2। ये 1/2 साइन एक्स वाई हो गया, 1/2 साइन 2x इक्वल टू वाई हो गया। तो y का जो वैल्यू है वो -1/2 और 1/2 के बीच में, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -1/2। तो -1/2 जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो ये हम लोग डेरिवेटिव का यूज नहीं किए हैं। तो ये टोटल 5 मॉडल सेट का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। और आपको करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, ये जो 5 मॉडल सेट है, 5 मॉडल सेट का सेट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। सेट 1 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेट 1 आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा। उसके बाद आप क्वेश्चन कुछ और भी प्रैक्टिस कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि ये 5 सेट जो है वो आपको ज़रूर हेल्प किया होगा। और कैसा लगा ये वीडियो, ये पूरा 5 मॉडल सेट आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3D जो है वो मेरा यहाँ पर मेरे चैनल पर अभी भी है, LPP है, तो कुछ विक्टर वगैरह भी है, प्रोबेबिलिटी वगैरह भी है, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। और टर्म 2 में मैं कुछ और भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।